तुमको भक्ति आंदोलन पढ़ा दिए ताकि अब हम लोग जब सीक्वेंस में पढ़ेंगे उसमें डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं हो, है ना। तो दिल्ली सल्तनत भी पढ़ दिए, भक्ति आंदोलन भी पढ़ दिए, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बारे में डिस्कस कर लिए। आज स्टार्ट होगा मुगल काल। क्या होगा? मुगल काल। ठीक है, मुगल काल या मुगल वंश लिख देते हैं। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। ठीक है, इतना तो तुम लोग को पता होना चाहिए, है ना। तो बस सर हिला के जो रिस्पॉन्स करते हो ना वो रिस्पॉन्स मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए जवाब। ठीक है, एकदम एनर्जी यहाँ मेंटेन करना है ताकि क्लास में एक्टिव रहोगे तो हम जितना बोलेंगे उतना तुम्हारे तक पहुँचेगा। अब बाबर से क्वेश्चन बनने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए तुमको बाबर का कहानी बहुत ध्यान से सुनना है ना। ये नहीं कि हम क्लास को अभी स्टार्ट किए बस एकदम मूर्छित होकर तुमको सो जाना, नहीं, एकदम प्रॉपर तरीके से सुनना। अगर नहीं सुनोगे तो मजा नहीं आएगा। अब ये नहीं है कि मुगल काल का, मुगल वंश का स्थापना कौन किया था तो बाबर पूछेगा, उसका बैकग्राउंड भी पूछ सकता है, उसका जन्म कहाँ हुआ, वो गद्दी पर कितने वर्ष की उम्र में बैठा, उसके माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, दादी का नाम क्या था, पहले वो कहाँ का शासक बना, उसके पिता कहाँ के शासक थे, समझ में आ रहा है ना। तो ये सब चीज़ को एकदम बढ़िया से देखना है, समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत? चलो सबसे पहले जब बाबर के बारे में बात करते हैं तो बाबर का जन्म फरगना में हुआ था। कहाँ हुआ था? फरगना। फरगना बोला जाए तो किस देश में है भाई? किसी को पता है? नहीं, वर्तमान उज्बेकिस्तान में फरगना पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वर्तमान उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान का बॉर्डर है फरगना, समझ में आ रहा है। बॉर्डर का लोकेशन में ही फरगना पड़ता है। ठीक है, तो वर्तमान उज्बेकिस्तान, फरगना का शासक था, उसका पिता नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। ठीक है, तो बाबर के पिता का नाम पूछा जाएगा तो तुम लोग क्या बताओगे? उमर शेख मिर्जा। ठीक है, माता का नाम कुतलुग निगार खान। क्या? कुतलुग। हम सब बोर्ड पर लिखेंगे लेकिन पहले तुमको थोड़ा सा स्टोरी सुना लेते हैं फिर तुम लोग को बताएंगे। ठीक है, 14 फरवरी 1483 ईस्वी को, कब? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को बाबर का जन्म होता है। कहाँ पे? फरगना डिस्ट्रिक्ट में, वर्तमान उज्बेकिस्तान में। ठीक है, वो महज 12 साल का उम्र में, कितना साल? 12 साल। देखो 83 में जन्म होता है और कहाँ पे बैठा था? 94 में। अगर तुम कैलकुलेशन करेगा तो लगभग 12 साल उसका एज हो जाता है। महज 12 साल का उम्र में वो गद्दी पर बैठ जाता है। कहीं कहीं तुमको 11 साल भी देगा, तो 11 और 12 में कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि 83 से 11 लोग 94 जोड़ता है। आप कोई 83 से काउंटिंग करेगा तो 12 साल में 94 पहुंचता है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो ये सब मिस कैलकुलेशन है, कहीं इशू नहीं है। अगर हम 83 में पैदा हो गए तो 83 से अगर जनवरी फरवरी में है, यहाँ पे फरवरी है, 14 फरवरी है ना, तो मतलब 83 का स्टार्टिंग में तो एक साल तो 83 हुआ, 84 85 86 से जोड़ेंगे तो 12 साल पड़ता है। कितना? 12 साल। तो 12 साल का उम्र में वो गद्दी पर बैठता है, फरगना का गद्दी पर, समझ में? सबसे पहले उनका जन्म स्थान, माता पिता का नाम, ये सब चीज देखते हैं। ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक हो गया बाबर। क्या हो गया? बाबर। ठीक है, बाबर। जन्म कहाँ हुआ था? हाँ, जन्म हुआ था 14 फरवरी, एकदम वैलेंटाइन डे के दिन में जन्म हुआ है। ठीक है, 1483 ईस्वी में। ठीक है, तो दिक्कत है? जन्म स्थान कहाँ था इसका? फरगना। हाँ, वर्तमान उज्बेकिस्तान। ठीक है, फरगना जगह का नाम है, उज्बेकिस्तान देश का नाम है। ठीक है, ये अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर वाले लोकेशन में पड़ता है। कोई दिक्कत है? इसके पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। ठीक है, कोई दिक्कत है? सानिया मिर्जा नहीं लिखा हुआ है, मिर्जा बढ़िया से देखना। उमर शेख मिर्जा। ठीक है, माता जी का नाम क्या था इनका? कुतलुग निगार खान। ठीक है, कुतलुग निगार खान। मैं क्या दिक्कत है? हाँ, देखो कभी कभी ना तुमको उमर शेख का क्या पूछ लेगा, किस वंश से बिलोंग करते थे या किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, किस शासक से बिलोंग करते थे। तो ये जो चंगेज खां के बारे में तुम लोग सुना है ना, चंगेज खां बेसिकली मंगोल का एक आक्रमणकारी था और वो बहुत क्रूर था, है कि नहीं? चंगेज खां के बारे में तुम लोग देखता होगा, बहुत क्रूर था, है ना। तो क्रूर शासक का जो बिलोंग करते थे ना कैटेगरी से, वो उसकी मम्मी बिलोंग करती थी। ठीक है, चंगेज खां की फैमिली से कौन बिलोंग करता था? हाँ, कुतलुग निगार खान। ठीक है, और तुम लोग तैमूर लंग का सुना होगा, वो भी मंगोल भी आक्रमणकारी था, है ना, लेकिन उसके खानदान से कौन बिलोंग करता था? तो उमर शेख मिर्जा बिलोंग करता था। चंगेज खां और तैमूर लंग, ठीक है, ये दोनों का खानदान से ही बिलोंग करती थी। दोनों अलग अलग, मतलब समझो कि बहुत बड़ा साम्राज्य से आती थी, तो दोनों के पास समझो एकदम हाइब्रिड टाइप का बेटा पैदा हुआ था। कौन? बाबर। समझ रहा है? दो खानदान का एकदम मिश्रण था, है ना, बाबर। और ये शुरू से कहा गया कि बाबर के बारे में बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। क्या था? महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी का मतलब होता है दूरदर्शी, बहुत दूर तक सोचने वाला। ये नहीं एक होता है ना, जैसे महत्वाकांक्षी नहीं होना और महत्वाकांक्षी होना, दोनों में फर्क क्या होता है?
महत्वाकांक्षी नहीं होने का मतलब होता है कि आज हमको ये सिलेबस पढ़ लिया ना, तो हम कहेंगे आज मेरा काम कंप्लीट हो गया, अब आगे नहीं पढ़ेगा। अब महत्वाकांक्षी का मतलब क्या हुआ, इसको पढ़ लिया ना, सोचेगा आज हुमायूं को भी निपटा, समझ में आ रहा है, सोचेगा आज आप बड़े को निपटा। तो कहने का मतलब है कि जिसको ज़्यादा करने का जो चाहे अंदर में इच्छा होता है ना, उसको हम लोग महत्वाकांक्षी बोलते हैं, समझ में आ रहा है। एक काम करे वो शांत नहीं रहेगा, बहुत आगे करने का वो कोशिश करेगा, ठीक है। तो बाबर के बारे में ऐसा बताया जाता है कि वो क्या था, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, मतलब अस्थिर रुकने वाला नहीं था, ठीक है। इसकी दादी के बारे में जब हम बात करते हैं ना, इसकी दादी का नाम था, देखो लिख देते हैं दादी में, तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। दादी एहसान दौलत बेग, क्या नाम था, एहसान दौलत बेग बोलो, एहसान दौलत खां बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेग लिख देते हैं, जो नाम हो वही लिखते हैं, ठीक है। देखो जन्म 14 फरवरी 1483, जगह फरगना, पिता का नाम उमर से मिर्जा, माता का नाम कुतलुग निगाह खां, दादी का नाम क्या था, एहसान दौलत बेग। यह किसके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, बाबर का परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, तो दिक्कत है। अब बाबर क्या क्या महज 14 साल का उम्र है, कुछ लोकेशन बताकर उनको समझाते हैं, ठीक है। बस समझना है, देखो ये भारत है ना, भारत से सटा हुआ इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान से सटा हुआ इधर क्या है, अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से ये सीमा साझा करता है ऊपर में, ये तुम्हारा है उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर वाला लोकेशन में क्या है, फरगना, क्या है, फरगना, ठीक है। तो जब ये फरगना का गद्दी में महज 14 साल का 12 साल का उम्र में बैठता है, वो भी किसकी मदद से, तो अपनी दादी एहसान दौलत बेग की मदद से, ठीक है। दादी का नाम एहसान, बाबर पर कर दिया एहसान, कि उसको महज 12 साल का उम्र में ही गद्दी पर बैठा दी। तुमसे कभी कभी ये सवाल खड़े खड़े पूछेगा, ठीक है, कि बाबर गद्दी पर किसकी मदद से बैठा था, तो एहसान बेग यानी अपनी दादी की मदद से बैठा था, ठीक है। ये चीज को ध्यान देना। अब महज कितना उम्र में, 12 साल का। अगर हम गद्दी पर बैठने का बात करें तो 1494 में, कब, 1494 में वो क्या किया, फरगना का गद्दी को वो संभाल लिया, कोई दिक्कत है। जब वो फरगना का गद्दी पर बैठा, तो वो ना सबसे पहले अपना जो तुम्हारा बोल सकते हो मूवमेंट, आंदोलन, युद्ध, आक्रमण जो बोल सकते हो, सबसे पहले वो समरकंद के लिए कूच किया था। क्या किया था, समरकंद का अभियान किया था, ठीक है। समरकंद कहाँ पड़ता है, तो अफगानिस्तान के लोकेशन में पड़ता है, ठीक है। देखो यहाँ फरगना है, इस लोकेशन में समरकंद है, ठीक है। और यहाँ पे है काबुल, क्या है, काबुल, ध्यान रखना। सबसे पहले आक्रमण कहाँ करता है, समरकंद, और समरकंद को वो अपने कब्जे में ले लेता है, ठीक है। लेकिन उसको अगर तुमसे कोई सवाल पूछेगा कि बाबर का सबसे पसंदीदा जगह कौन सा था, तो वो काबुल था, क्या था, काबुल। वो चाहता भी था कि हम जब मरे तो हमको काबुल में ही दफनाया जाए, समझ में आ रहा है, तो दिक्कत है। तो आगे इसका डिस्कस करेंगे, अभी इसका चाहत क्यों पूरा करेंगे, भारत में आएगा, कुछ आएगा, मरेगा तब जाएगा, है ना। अभी देखना, ये जगह फरगना हो गया, ये समरकंद हो गया, ठीक है। और समरकंद में जब वो विजय अभियान का जीत गया समरकंद को, तो वो चाहा ना कि हम किधर कुछ करें, तो काबुल की ओर कुछ करें, क्योंकि उसका पसंदीदा शहर था, मस्त एकदम प्रकृति के गोद में बैठा हुआ काबुल शहर है, समझ में आया, मतलब चारों ओर पहाड़ी घाटी और उसके बीच में शहर। इस्लामाबाद शहर हो गया, काबुल शहर हो गया, जैसे हम लोग का कैसे लेह लद्दाख मनाली ये सब शहर है ना, घाटी में स्थित शहर है, उसी तरह ये सब शहर है। इसका अगर देखेगा तो बहुत खूबसूरत वहाँ का नजारा होता है, समझ में आया। इसलिए इसको क्या था, काबुल बहुत ज्यादा पसंद था। ये समरकंद अभियान किया और समरकंद जीत भी गया, ऐसा नहीं कि नहीं जीता, ठीक है। समरकंद जीता, पहुंचा कहाँ पे, काबुल। और काबुल में जब अभियान कर रहा था, तब तक समरकंद अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, समझ में आया। ये काबुल भी जीता, लेकिन तब तक इसके हाथ से क्या निकल गया, हाँ ना, क्या निकल गया, समरकंद, स्वतंत्र नहीं, नाम दो इधर, स्वतंत्र नहीं, ठीक है। जब ये समरकंद अभियान किया, उसके बाद आया काबुल अभियान करने के लिए, तो समरकंद अपने आप को क्या किया, निकल गया, स्वतंत्र घोषित कर दिया, समझ में आया। जब ये काबुल जीता ना, ये देखा कि समरकंद में बगावत हो रहा है, ये गया वापस समरकंद, तब तक काबुल अपने आप को स्वतंत्र कर दिया, मतलब इसके हाथ से फिर काबुल भी चला गया और समरकंद भी चला गया, ठीक है। ये सोचा हम गजनी लड़ाई करेंगे, गजनी जीतेंगे, तो गजनी भी इसके हाथ से निकल गया। अफगानिस्तान में ही एक शहर है गजनी, नाम क्या है, गजनी। तुमको पढ़ाया था मोहम्मद गजनवी के बारे में, पढ़ाया था ना। तो मुस्लिम आक्रमणकारी में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आता है ना, फिर मोहम्मद गजनवी आता है, फिर क्या आता है, मोहम्मद गौरी, और फिर कौन आता था, बाबर, है ना। मुस्लिम आक्रमणकारी में 712 ईस्वी और 711 ईस्वी का 2 डेट तुमको पढ़ाए थे। फिर मोहम्मद बिन कासिम पहले आक्रमण करता है, जजिया करना शुरुआत वही करता है ना। फिर 1025 का वो बहुत बढ़िया युद्ध तुमको पढ़ाए होंगे, किसका, सोमनाथ वाला आक्रमण, मोहम्मद गजनवी द्वारा 17वां आक्रमण, 17 बार जो आक्रमण किया था, वो 16वां आक्रमण, ठीक है, जो हम समझा रहे हैं। टोटल 17 आक्रमण किया था, है ना। तो हम लोग मोहम्मद बिन कासिम के बारे में डिस्कस कर लिए, अरे किए कि नहीं किए, मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, हाँ, और गौरी में पढ़ा है, 1192 का तराइन वाला युद्ध गौरी का था, ठीक है। उसके बाद हम लोग अभी डिस्कस क्या कर रहे हैं, बाबर के बारे में।
तो बाबर जो है ये एरिया में घसीट पसीट के जीता था, उसके हाथ से फरगना भी निकल गया जब वो समरकंद जीता था, समझ में आया? उसके हाथ से काबुल भी निकल गया, हालांकि ये विजय अभियान था इसका, ये जीतने लगा, गजनी भी निकल गया, लेकिन वो देखा ना कि हमारे पास कहीं रहने का अस्थायी जगह नहीं बचा, समझो तो घुमंतु घोटिया टाइप का जिंदगी जी रहा है। घुमंतु घोटिया समझते हो क्या होता है? मतलब खाना का तलाश में खाना बदोश जिंदगी जी रहा है, इधर जाएगा इधर लुटेगा, इधर जाएगा इधर खसोटेगा, समझ में आ रहा है? इस तरह का जिंदगी हो गया बाबर का, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा अभी तो ये लोकेशन समझा दिए, अब थोड़ा सा हम इंडिया में उसको लेके आते हैं। देखो ये लोकेशन है हमारा दिल्ली का, क्या है? दिल्ली का। यहाँ पे बैठा हुआ इब्राहिम लोदी, कौन बैठा हुआ है? इब्राहिम लोदी। ये एरिया है राजस्थान वाला, क्या है? राजस्थान। यहाँ पे बैठा हुआ है राणा सांगा, कौन बैठा हुआ है? ये एरिया है मध्य प्रदेश का। यहाँ बैठा हुआ मेदिनी राय, कौन बैठा हुआ है? मेदिनी राय। ये एरिया तुम्हारा उत्तर प्रदेश बिहार वाला। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? महमूद लोदी, कौन बैठा हुआ है? महमूद लोदी। ये महमूद लिख देते हैं, बाद में लोदी लिख देंगे, ठीक है? महमूद लोदी, ठीक है। अभी ध्यान देना के ये वाला एरिया तुम्हारा है पंजाब। यहाँ पे दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी बैठा हुआ है, समझ में आया? ये दोनों आपस में चचा भतीजा था, क्या था? चचा भतीजा था। अब महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का ही भतीजा था, समझ लो, ठीक है। जो आलम खान लोदी है ना, ये इब्राहिम लोदी का कौन था? चचा था। और ये दौलत खान लोदी इसका सूबेदार था, पंजाब गवर्नर जिसको कहते हैं, जो लोदी वंश का पंजाब में गवर्नर था, वो क्या नाम था उसका? दौलत खान लोदी। क्लास पे ध्यान दो, कंफ्यूजन पे मत ध्यान दो। सुनाते कुछ और दिमाग कुछ, बोलते हैं एक्टिव रहने की क्लास में, एक्टिव रहा करो। सपना सुन के थका नहीं सुनना, तो वैसे तुम ध्यान आकर्षित कर रहे हो क्लास में, इसको खोल के रखो, ठीक है? तो जितना बोलेंगे वहां समझ में आएगा। रखो अभी लोकेशन समझा। A4 क्या होता है? आगे है ना भाई, ऐसे बोलते हैं इसको भाई, पूरा भाई हो ना, हो भाई, क्लास में ध्यान दो। आलम खान लोदी, आइए दौलत खान लोदी, ये राणा सांगा, ये मेदिनी राय, ये महमूद लोदी, है ना? सारा लोकेशन तुमको क्यों समझा रहे हैं? अगर तुमको आगा कहाँ बदना है तो ठीक है। दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ है कौन? इब्राहिम लोदी, ठीक है। इब्राहिम लोदी को अपदस्थ करने के लिए राणा सांगा, दौलत खान लोदी और मेदिनी राय ये सब आपस में क्या कर रहा था? गुटबाजी कर रहा था कि हम लोग मिलो और किसी ना किसी तरह क्या करो, इब्राहिम लोदी को अपदस्थ कर दो। कहने का सिंपल मतलब अगर हम इसमें डिस्कस करें तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में नहीं पड़ रहा था, ठीक है। इसके बीच में एक बार युद्ध भी होता है, क्या होता है? युद्ध भी होता है। इसमें ज्यादातर पड़ रहा भारी किसका था? राणा सांगा का था, लेकिन वो युद्ध केवल वर्चस्व का था, कुछ जीत हार का उस तरह का खास युद्ध नहीं था, समझ में आया? तो इब्राहिम लोदी को ये अपदस्थ करना चाहता ही। और दौलत खान लोदी किसका सूबेदार था? इब्राहिम लोदी का ही सूबेदार था, कहाँ का? पंजाब का। ये क्या किया? ये दोनों आपस में मीटिंग कर लिया, ये सब समझ में आया? आपस में मीटिंग कर लिया कि इधर जो बाबर है लुटेरा व्यक्ति है, उसको भोजन की कमी है, लेकिन युद्ध वो बहुत जीतता है। समरकंद का इतिहास देखो, जीत गया लेकिन उसके हाथ से निकल गया, मतलब उसके पास नेतृत्व लगता है अच्छा नहीं है, मैच्योरिटी उसके पास नहीं है, कहा कि 12 साल की गद्दी पर बैठ गया था, समझ में आया? ऐसा ही लोग आपस में डिस्कस कर रहा था। एक काम करते हैं, हम लोग का हाथ भी मैला नहीं होगा और इब्राहिम लोदी का अपदस्थ भी कर देंगे, ऐसा हम लोग आपस में प्लान बनाते हैं। क्या बात है, क्या प्लान करता है? बोलो हम लोग काहे मारेंगे किसी को, काहे अपना हाथ और पाप लेंगे, मरवा देते हैं बाबर को बुला के। बाबर आएगा, बढ़िया से मारेगा, धन संपत्ति लूटेगा और हम लोग उसको बख्शीश भी देंगे, क्या देंगे? बख्शीश भी देंगे और दिल्ली हो जाएगा, हम लोग आपस में बांट लेंगे। राणा सांगा भी रेडी हो गए, पर ठीक बात है, बुलाओ बाबर, काहे हम लोग अपना हाथ गिनाए, है ना? मैसेज कर दिया दौलत खान लोदी किसको? बाबर को, कि आप आइए मस्त एकदम दिल्ली को लूटिए, ठीक है, ऊपर से बख्शीश भी देंगे। लोग ना बाबर को, बाप रे इतना पैसा इंडिया में, यहाँ हम लोग भोजन के लिए तरस जा रहे हैं, आई बोलता है बख्शीश देंगे, चलो तो कुछ करते हैं, समझ रहा? तो बढ़िया से लोग में मीटिंग हुआ, ये बोला कि हम सारा रास्ता बताएंगे, ठीक है, कैसे कैसे इब्राहिम लोदी को मारना है, सारा कुछ प्लान करके देंगे, बस आपके पास उसको क्या करना है? मार देना है, समझ में आ रहा है? उसके बाद आप दिल्ली को लूटिएगा, बढ़िया से दिल्ली को लूट लीजिए, लूट के तो आप वापस चले जाइएगा, ऊपर से हम लोग आपको बख्शीश भी देंगे, समझ में आ रहा है? बोला हम लोग जो आसपास का पड़ोसी राजा है सब आपको बख्शीश देंगे। बाबर ने टाटम खुश हो गया, ले तो मारने का ऑफर है, लूटने का ऑफर है, पूरा बख्शीशों देंगे। वो खूब बढ़िया से यहाँ क्या किया, ये पहले इधर अभियान भी कर रहा था, ठीक है। सबसे पहला अभियान 1519 में करता है, बाजोर का अभियान। क्या करता है? बाजोर का अभियान, समझो। बाबर का पहला अभियान होता है इंडिया में बाजोर, समझ में? 1519 से ध्यान रखना, पे लिख दिए है ना। 1519 में बाजोर अभियान पहले करता है, उसके बाद सीधे कहाँ घुसता है? दिल्ली, समझ में आ रहा है? अब दिल्ली घुसेगा तो सबसे पहले रास्ते में पंजाब आएगा। अरे पंजाब आया नहीं आएगा? क्लास में ऐसा जवाब आना चाहिए एकदम, हम हमेशा इसी को देखा रहे हैं। सबसे पहले क्या आएगा? पंजाब। अब पंजाब आएगा तो दौलत खान लोदी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो इब्राहिम लोदी को इन्फॉर्म करे, करे कि नहीं करे? कि कोई बाहरी खतरा मंडरा रहा है ऊपर, दिल्ली सल्तनत के ऊपर,
लेकिन ये तो ऑलरेडी मिला हुआ था, तो क्या ये इन्फॉर्म करेगा? नहीं करेगा। कि बढ़िया से अपना सैनिक को बाबर को घुसा दिया। यहाँ पे जगह था हरियाणा में, कौन सा जगह? पानीपत। समझ में आया? मस्त पानीपत का जो युद्ध क्षेत्र था, युद्ध का मैदान था, वहाँ बाबर आया और अपना क्या किया? सेना को पूरा बिछा दिया। ठीक है, जब सेना बिछाया उसके बाद इब्राहिम लोदी को मैसेज करता है आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी कि हुजूर ऐसा ऐसा बात है। एक अफगान का शासक था, ठीक है, ऐसे बोला गया कि अफगान का शासक था, क्योंकि देखो फरगना से निकल के ये समरकंद और काबुल वाला एरिया में था, इसको अफगान के शासक ही ऐसे लोग बोलता है। समझ में कोई दिक्कत है? अफगान का शासक आया बाबर, अब पूरा एकदम युद्ध का तैयारी किया, पूरा पानीपत घेर लिया। इब्राहिम लोदी पूरा बुड़बा का था, तुम लोग तो यहाँ तक घुस गया, तुम लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया। लहो आबर बाबर तुम लोग क्या करेंगे? दौड़ा दौड़ा मारेंगे, चलिए ना। एक तरह का नैतिक सेना का हम करेंगे, एक तरह का आलम खान लोदी करेगा, एक तरह की ताक की चलिए 3 नंबर को घेर के मार देंगे उसको। ये सब का पूरा प्लान था कि किसी तरह इब्राहिम लोदी को कहाँ लेके जाना है? पानीपत वाला युद्ध का मैदान में लेके जाना है। आप सोचो कि एक बड़ा टुकड़ी जो इब्राहिम लोदी के साथ सैनिक का था, उसका नेतृत्व दे दिया आलम खान लोदी, जो उसका दुश्मन था अंदर अंदर। एक दे दिया दौलत खान लोदी, जो इसका दुश्मन था अंदर अंदर। एक सेना का टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए ये खुद युद्ध का मैदान में घुस गया। और उसके बाद समझो, जब युद्ध के मैदान में घुसा तो वहां पे देखा ना कि सैनिक ना इस आकार में बैठाया हुआ है। कैसा है? चंद्राकार। कैसा है? चंद्रा आकार। ठीक है, इस आकार को क्या बोला गया? इस आकार को बोला गया उज्बेक पद्धति। क्या बोला गया? उज्बेक पद्धति बोला गया। समझ में आया? सेना बिछाने का जो पद्धति था वो कैसा था? उज्बेक पद्धति। समझ में आया? देखो उज्बेक पद्धति, समझ में आया? पद्धति। चलो, अब जो इसके पीछे ना जैसे तोप लगाया गया, क्या लगाया गया? तोप लगाया गया। समझ में आ रहा? तोप, उसको कहा गया रूमी पद्धति। क्या बोला गया? रूमी पद्धति। ठीक है, उज्बेक पद्धति या रोमी पद्धति। उज्बेक पद्धति को ही तुगलमा नीति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुगलमा नीति। समझ में आ रहा है? ध्यान रखना इसको। उज्बेक पद्धति को ही तुगलमा नीति बोला जाता है। और जो तोप बिछाया था वो रोमी पद्धति के आधार पर बिछाया था। समझ में? जैसे इस तरह से पहले तो सैनिक बिछा दिया, समझ में? अब जैसे इधर से सेना युद्ध करने के लिए आ रहा था, इन लोगों से खुल जाता था, बस तोप के सामने इसका सैनिक आता था और तोप से मार के खुल जाता था। समझ में? अब पहला वाली बाल का प्रयोग भारत में किया था कौन? बाबर। समझ में? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 में। इसी युद्ध में भारत में पहला बार क्या हुआ था? बारूद का प्रयोग हुआ। समझ में? अब देखो कि जो बाबर यहाँ पे पानीपत का युद्ध मैदान में घेरा हुआ, उसके पास तो पूरा तोप सब कुछ था ना जी? तोप गोला बारूद सब कुछ था। आई सबके पास क्या था? तलवार, भाला, घोड़ा। अब तोप का आवाज जब सुनेगा तो घोड़वा डीजे जैसा नाचबे ना करेगा। हाँ, जानवर उत्पाद तो मचेबे ना करेगा, क्योंकि उसको तोप कभी कोई सुनने नहीं है, उसको हैबिट ही नहीं है ना कि तोप का आवाज होता है युद्ध में, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। जैसे तुम लोग देखते हो घोड़ा जब बराती लाती में जाता है हाँ, उसके सामने डीजे उजे बजाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई को घोड़ा क्या करता है, नया घोड़ा खरीदता है, उसको बढ़िया से ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं देता है, अब लेकर जाता है दूल्हा को बैठा के, पता चला दूल्हा को लेकर घोड़े में भागता ही नहीं होता। तुम लोग यूट्यूब पर ऐसे वीडियो वगैरह देखा होगा, है ना? घोड़ा सोचता है कि हमारा बिहार कहाँ लेकर रहा है, हमको बिहार नहीं करना, चलो भाग जाएंगे। फिर उसको एकदम बढ़िया से क्या करता है, घर वर में कोई भी नया जो घोड़ा ले जाता है ना, जिसको कि शादी वादी में लेके जाना होता है, वो घर में बैठा के ना भोंपू बजाता है, डीजे बजवाता है, मैंने उसको ट्रेनिंग देता है। ये सब आदत से तुम हैबिचुएटेड हो जाओ, आगे तुमको वहीं लेके जाएंगे। आज जो ट्रेनिंग दिया हुआ घोड़ा रहेगा उसके सामने तुम खूब भोंपू तो बजाओ, डीजे तो बजाओ, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। अब जिसको ट्रेनिंग नहीं दिया हुआ तो दूल्हा सही से लेके भाग जाता है। समझ में आ रहा है? हम याद नहीं करेंगे, घोड़ा लगता है हमें ब्याह हो रहा है, उसको नहीं पता है कि उसमें बैठा गधा का ब्याह हो रहा है। अच्छा सुरेंद्र तुम गधा नहीं समझ रहा है? स्माइल तो देखो, सोचता कैसे तो गधों में ब्याह कर दीजिए, है ना? अरे होगा, टेंशन मत, ठीक है? तो ये देखो उज्बेक पद्धति और रोमी पद्धति को तुम लोग ध्यान रखना, इसी को हम लोग तुगलमा नीति भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो दिक्कत है? हाँ, नहीं दिक्कत। अब देखो ये वाला जो हरियाणा वाला लोकेशन था, यहाँ पे क्या था, इब्राहिम लोदी का मैदान में घुसा है, यहाँ पर घोड़ा उड़ा का सैनिक को बर्बाद करा था, तोप चला के कौन? बाबर का सब तोपची आया हुआ। समझ में आया? अब क्या हुआ, इब्राहिम लोदी मैदान में बीचों बीच घिरा गया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो कि युद्ध के मैदान में मारा गया। एकदम क्वेश्चन दे दिया ध्यान रखना, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो कि युद्ध के मैदान में मारा गया। ठीक है, कब? 1526 का पानीपत का पहला युद्ध। कौन सा युद्ध हो रहा है? पानीपत। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध हो रहा है। ठीक है, प्रथम हो रहा है, द्वितीय भी होगा, तृतीय भी होगा, लेकिन इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में नहीं होगा।
वहाँ पे युद्ध करने वाला आदमी चेंज होगा, जगह सेम रहेगा। समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे हम लोग जैसे अभी 1526 में जैसे हम 56 में घुसेंगे, पढ़ाई 1761 में घुसेंगे, वो भी पढ़ाएंगे तो एकदम वेट एंड वॉच। अभी फिलहाल हम कहाँ है? 1526 ईस्वी। अब क्या होता है 1526 ईस्वी में? यहाँ पे हत्या हो जाता है किसका? इब्राहिम लोदी का। जैसे इब्राहिम लोदी का हत्या होता है तो लगता है कि बाप रे दिल्ली हमारे कब्जे में हो जाएगा। कौन सोचता है? राणा सांगा, मेहदी राय, दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी, जो सब प्लान किया था, एकदम प्लान के अकॉर्डिंग बढ़िया से एग्जीक्यूट किए और इब्राहिम लोदी का हत्या भी करवा ही दिए। समझ में आ रहा है? जब इब्राहिम लोदी का हत्या होता है तो बाबर से मिलने जाता है कौन? राणा सांगा। ठीक है, अब पहले तो बाबर दिल्ली में बहुत धन संपत्ति लूटता है, इतना धन संपत्ति लूटता है, इतना धन संपत्ति लूटता है कि जितने भी सैनिक का सबको क्या क्या एक को सिक्का बांट दिया। क्या किया? चांदी का सिक्का, बकलोल सोनमा का सिक्का रख दिया। बाबर मुंह तत्व जैसा आ गई, कहता है सोना का चांदी का एक सिक्का सारे सैनिक के बीच में बांट दिया। समझ में आ रहा है? और क्या किया? और क्या किया रवि बताओ? अपने आप क्या किया? कलंदर का उपाधि दिया। क्या दिया? कलंदर। कलंदर का मतलब ही होता है बहुत ज्यादा दान वान करने वाला, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। इस गाना सुना है कि सुना है? तो ये जो कलंदर होता है ना, पानीपत का युद्ध में जब वो जीता था और दिल्ली को लूट के जब वो सिक्का बांटा था तो वो अपने आप को क्या क्या कलंदर का उपाधि दिया। समझ में आया? कौन? बाबर। ठीक है, अब जब ये लूट के इसने देखने किया आज खुश हो गया कि बाप रे इतना अच्छा दिल्ली, यहाँ का लोग कितना अच्छा है, हमको बाहर से बुलाया, समर्थन दिया और सुल्तान को मरवा दिया, इतना धन संपत्ति भी लूटे, अब हम यहाँ छोड़ के नहीं जाएंगे। मन में प्लान बना लिया बाबर। अब बोला जाएंगे तो अब जाएंगे कहाँ? समझ रहा ना? बाबर का मजबूरी हो गया कि हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि फरगना भी उसके हाथ से निकल गया, समरकंद भी निकल गया, काबुल भी निकल गया, गजनी भी निकल गया। कहने का मतलब है उसके पास रहने का कोई अस्थायी जगह नहीं था। ऊपर से दिल्ली जैसा जगह, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा, मस्त वेदर। समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब इसको जगह पसंद हो गया। मने मन प्लान बना रहा था कि एक नंबर हम यहाँ दिल्ली में रहेंगे, तब तक राणा सांगा पहुंच गया। कौन पहुंच गया? राणा सांगा। राणा सांगा बोला कि बाबा हालचाल ठीक है? बोला एक नंबर भैया, आप लोग का समर्थन रहा करता हुआ बहुत धन संपत्ति लुटे हैं। समझ में आ रहा है? कौन बोल रहा है? किससे बोल रहा है? राणा सांगा। तो राणा सांगा बोला हाँ ठीक है, अब तुम बोरिया बिस्तरा में बांधो, हम दौलत खान लोदी को भी बोल दिया तुमको बख्शिश दे देगा। ठीक है, हमसे भी आके बख्शिश वहाँ पे ले लेना, दरबार में आना, तुमको वहाँ भी बख्शिश मिल जाएगा। अब मेहदी राय को बोला वो भी तुमको बख्शिश देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आया, बढ़िया काम किया तुम, बढ़िया किया, उसको दौड़ा के मार दिया फील्ड में। खूब तारीफ कर रहा था कौन? राणा सांगा। किसका? बाबर का। अब बाबर बोला बख्शिश, तुम लोग को बख्शिश चाहिए? बोला है? बोला बहुत धन संपत्ति लूट लिए। समझ में आ रहा है? अब हमको कोई बख्शिश का जरूरत नहीं, तुम लोग लेकर बोलो पागला क्या कर पाता, निकलो। ठीक है तुमको बख्शिश नहीं ला, तुम जाओ, तुम लूट लिया ना, तुमको विरोध नहीं किया, निकलो निकलो, तुम लोग निकलो यहाँ से। बोला है? बोला हम दिल्ली में कहीं नहीं लगे। बोला बाबा ठीक ना हो तो फरियाद दो, ठीक ना हो तो बोला तुमको अगर ठीक नहीं होगा, अगर तुम यहाँ दिल्ली में रुका तो तुमको हमसे भी युद्ध करना पड़ेगा। बोला बाबा तुम डरते हैं क्या? जब से पैदा हुए युद्ध देखिए, और सच्चाई यही है। बाबर जब से पैदा हुआ है, 1494 में जब से बैठा है, तब से जब तक मरा नहीं तब तक लगातार युद्ध करते ही रहे, लगातार युद्ध करते रहा। मतलब एक 8 साल का गैप करके युद्ध करते रहा। तुम देखो 26, 27, 28, 29 तक लगातार 4 युद्ध तो भारत में कंटिन्यू किया, 30 में मर गए। समझ में आ रहा है? वो हम पढ़ाएंगे कौन कौन सा युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था, तुम लोग परेशान बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, अभी समझो, अभी ये दोनों के बीच में नोक झोंक समझिए रहा। दौलत खान लोदी को फोन किया बाबा, अरे राणा सांगा कि बाबा पगला जाएगा, तुमने से कौन सी बात किया था? बोलता हम बोले थे कि दिल्ली लूट के चल जाना, तुमको बख्शिश देंगे। बोला बख्शिश बांट रहा है, तुम भी ले लो, खैर अच्छा दिल नहीं करता तुम लोग, अब पछताओ। बोला क्या हुआ? बोला हमसे भी युद्ध करेंगे, रेडी है। बोला करो तो युद्ध, एक काम करो युद्ध करो बाबा से। अब बाबर सोचा कि अब राणा सांगा है ये है, इसको हरा देंगे। लेकिन राणा सांगा क्या किया? अपने साथ मेहदी राय को मिला लिया, अपने साथ आलम खान लोदी को मिला लिया, अपने साथ महमूद लोदी को मिला लिया। मतलब 3-4 लोगों को गुट बना लिया। समझ पा रहा? मतलब 20,000 सैनिक इसका, 30,000 सैनिक इसका, बाकी बिहार और तुम्हारा आरा का एरिया से ये नेतृत्व करा था महमूद खान लोदी। ठीक है, ये भी पूरा सैनिक तैनिक लेके चला गया कि हमारा चचपा को मार दिया युद्ध का मैदान में धोखे से, चलो हम भी मारेंगे। आलम खान लोदी क्या करी, तो बगावत कर गया बबरवा, चलो हम भी अब किसका समर्थन देते हैं? राणा सांगा का। राणा सांगा के पास विशाल सैनिक, समझ पा रहा? 4-4 वो शासक का सैनिक अगर राणा सांगा के पास हो जाएगा। अब बाबर आया हुआ है कहाँ से? अफगानिस्तान से। अब हम लोग अफगानिस्तान इसलिए बोलते हैं कि ओरिजिनल जगह कहाँ बता दिए थे? उज्बेकिस्तान का फरगना, ध्यान रखना। ठीक है, तो बाबर फरगना अफगान का लोकेशन में नहीं पड़ता है, एग्जैक्ट कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान में। ठीक है,
तो बाबर का सैनिक अभी युद्ध किया था 26 में, तो कुछ इसका भी सैनिक मराया था, किसका? बाबर का, इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करते हुए, है ना। तो इसका सैनिक का मनोबल वगैरह पूरा टूटा हुआ था। और तुरंत 26 में पानीपत का पहला युद्ध होता है और 27 में राणा सांगा के साथ युद्ध करना है। क्या करना है? राणा सांगा के साथ युद्ध करना है। अब बाबर परेशान, अपना सैनिक से पूछा कि युद्ध हो तो पागलों सभ्या हो जाएगा भी। अब 1 साल पहले भी यहाँ युद्ध देखिए, अब ठीक से सुनते नहीं है, अब फिर बोलते हैं युद्ध हो तो हम लोग नहीं लड़ पाएंगे। बाबर तो टेंशन में आ गया कि अब हम करें तो क्या करें, दिल्ली छोड़ के जा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रहने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो हिंदी में कहावत तुम लोग सुनता हो, मरता क्या नहीं करता है कि नहीं। मतलब बाबर अपना अस्तित्व बचाने के लिए बोला कि अब तो लड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब तुम लोग नहीं लड़ोगे तो हम अकेले लड़ेंगे, लेकिन सर झुका के जिंदगी नहीं जिएंगे। याद रखना, जब मेरा अंतिम वक्त आएगा तो हम अपना आपको खुद को गला काट के तुम्हारे हवाले कर देंगे, तुम जाके मेरा गला को क्या करना, मेरे सर को काबू में दफन कर देना, ठीक है। हम सर झुका के यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, अपने जिहाद के लिए लड़ो, समझ में आ रहा? वो अपना जिहाद के लिए, अपने धर्म के लिए पूरा जोश जुनून भर दिया, समझ में आ रहा? किसके बीच में? सैनिक के बीच में। बोला क्या तुम मुंह दिखाओगे अफगानिस्तान में, कायरों की तरह वापस तुम पीठ दिखा के दिल्ली से वापस लौट गए, अरे मर के जाओ, शहीद कर लाओगे, लौट के जाओगे, कायर कर लाओगे, समझा? पूरा जोश भरा। अब सेनापति होके, एक शासक होके, राजा होके जब जोश भर रहा है तो सब सेना वहां पे शपथ लिया था कि अगर हम यहाँ से युद्ध में जीत विजय होते हैं तो आज के बाद से मदिरा पान को हाथ नहीं लगाएंगे, समझ में आ रहा? तुमसे ये सब सवाल पूछेगा कि किस युद्ध में बाबर ने मदिरा पान छोड़ने का कसम खाया था। मदिरा पान का मतलब समझते हो अंदर? हाँ, ये सब पूरा समझते हो, नशा का जितना बीमारी सब समझ रहा है, समझते हो? मदिरा पान समझते हो? हाँ सर, नशा वाला। धूम्रपान निषेध समझते हो? हाँ सर, स्मोकिंग वाला। बोल दो, ये सब खूब समझता है। बोलो बॉडी धरे बाबू, ध्यान रखना, ठीक है, याद रखना। तो वो क्या किया, बोला कि हम ये युद्ध जीतते हैं तो हम क्या करेंगे, नशा को छोड़ देंगे, मदिरा पान करना, मदिरा पान का सेवन करना छोड़ देंगे। अब पूरा एकदम जिहाद का नारा दे दिया, धर्म का नारा दे दिया, और धार्मिक रूप से क्या किया, वो सबको जोर जुनून जगा दिया उसके अंदर, सेना के अंदर। अरे तुम लोग भी देखो ना, कोई नेता तुम्हारे साथ पसंद नहीं होता, आरजेडी बीजेपी और जेडीयू छोड़ दो, बात है हम इंडिविजुअल नेता का बात करते हैं। अगर कोई नेता तुम्हारे पास पसंद नहीं है, ठीक है, मान लो तुम समर्थन हो आरजेडी का, एग्जाम्पल समझना, कुछ हम बता दें, तुम समर्थन हो आरजेडी का, अब कोई समर्थक है बीजेपी का। अब बीजेपी क्या क्या हिंदू तेरा अवतार दिया, आरजेडी दे दिया मुस्लिम, तुम चाहोगे नहीं हम। अब बीजेपी वाला क्या करेगा, धर्म के नाम पे तुमको पूरा भड़काएगा, तुम लोग कायम हो, अल्पसंख्यक तुम डोमिनेट कर रहा है, कमा कर रहा है, इतना कर रहा है, पूरा तुमको ताना मारेगा। मारेगा नहीं मारेगा? तुम भी अंदर से सोचेगा करना अच्छा ठीक है, कहेला वोट वोट करके दे दो इसी को, है कि नहीं? तो नेता लोग को भी पता है कि जहाँ जाति के नाम पे लड़ाना है वहाँ ऊंच नीच करके लड़ा, समझ में आ रहा है? जहाँ धर्म के नाम पर फायदा हो रहा है वहाँ हिंदू मुस्लिम पर, ठीक है। क्या धर्म सिख वाला नहीं है क्या? कभी सुना हिंदू सिख के बीच में नेता लड़ाई करा था? नहीं, जानता है दोनों बहुसंख्यक। देखो हिंदू के बाद बहुसंख्यक में कौन आता है? मुस्लिम आता है। सिख लोग तो वास्तविक में अल्पसंख्यक है हर राज्य में, है कि नहीं है? तो पंजाब छोड़ के देखो तो हर जगह अल्पसंख्यक के तौर पर ही आता है। तो हिंदू और मुस्लिम का लड़ाई करा के काम कर लेता है। बीजेपी का कोई भी ऐसा भाषण नहीं होता है जिसमें पाकिस्तान शब्द का यूज नहीं होता है। होता है कि नहीं होता? हाँ, अरे होता है नहीं होता है, क्योंकि उसका मेन मोटो है। आइए हम ये नहीं कहते गलत है, अगर जनता बेवकूफ बन रहा है उसके अकॉर्डिंग तो बनो, है ना। तुम जाति के नाम पे वोट दोगे, तुम धर्म के नाम पे वोट दोगे, है कि नहीं? तुम अपना गोतियारी के नाम पर वोट दोगे तो खोजोगे बढ़िया रोड, बढ़िया स्कूल, बढ़िया हॉस्पिटल, ये पॉसिबल है बना के क्या? हाँ, बढ़िया क्या होगा पता है? जाति के नाम पर वोट दिया तो जाति के नाम पे तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा, पता है? जब तुम्हारे ऊपर केस मुकदमा थाना पुलिस हो जाएगा तब, समझ में? अच्छा काम के लिए बोलना फोन करके कि मेरा बेटवा चाह रहा है पढ़ने के लिए IIT में एडमिशन लेगा, इतना रुपये का जरूरत है, बोलेगा कहाँ वहाँ फुर्सत में है, बाद में बात करते हैं। और तुरंत बोलेगा कि माँ के कपाल पर फाड़ दिया, तुरंत थाना पहुँच जाएगा और थाना में घेर लेगा दूसरा आदमी, समझ में आ रहा है? तो तुमको गलत काम के लिए फिर जाति के नाम पर समर्थन भी दे देगा, लेकिन तुम अच्छा काम करने के लिए जाएगा तो समर्थन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो ये सब चीज को ध्यान में रखना है ना। हमेशा अपना तरक्की को चुनो, कभी भी अपना जात को मत चुनो। अब हम लोग ऐसा लाइफ में अनुभव किए हैं कि अपना जात से बड़ा दुश्मन कोई बात नहीं होता है, ठीक है। पहला बात, जात पात से ऊपर उठ के इंसानियत के बारे में सोचो, ठीक है। इंसान से बड़ा कोई चीज नहीं होता है। भगवान भी कहते हैं कि अपने अंदर इंसानियत को बढ़ाओ, ठीक है। अगर हम यहाँ बैठे हुए और बगल में कोई भूखा इंसान है तो मेरे पर जलना चढ़ा के पहले भूखा इंसान को खिला, समझ में आ रहा है? तो भगवान कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता ना करो। लेकिन तुम कर्म करेगा जाति देख के, तू कर्म करेगा धर्म देख के, तो फल का चिंता वही ना मिलेगा, जाति और धर्म। बढ़िया स्कूल मिलेगा,
बढ़िया स्वास्थ्य केंद्र मिलेगा, बढ़िया रोड मिलेगा, नहीं। कितना प्रयास नहीं बोला। जब 100 बार कहते हैं कि सर हिला के जवाब नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है, रट तोता जैसा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो बाबर अब क्या हुआ, जिहाद सब का नारा दे दिया, धर्म का नारा दे दिया, अब इसका सेनानी में जुनून। दूसरा चीज क्या है कि बाबर के पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं, उसको नहीं पता था, वो तो अपना अस्तित्व का लड़ाई लड़ रहा था कि हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस मरता क्या नहीं करता, पूरा जोश जुनून के साथ बोला। इधर राणा सांगा, मेहदी राय, महमूद लोधी, आलम खान लोधी घमंड में आ गया कि हमारे पास कितना सैनिक है, दौड़ा के मारेंगे बाबर पर, समझ में आ रहा है ना। लेकिन बाबर का जब सैनिक युद्ध में उतरा, अफगान वाला 6-7 फीट वाला, 6-7 फीट का, और यहाँ से सुको बांध का होता है एकदम 4 फीट 5 फीट 6 फीट, हम लोग का 5.5 फीट होता है, उस सबका 6 फीट हाइट होता है, लंबा तगड़ा होता है, युद्ध में उसका भी फायदा होता है ना भाई। अब तुम एकदम 6 फीट के साथ लड़ाई कर रहे हो, खुद 3 फीट का फिर नहीं देगा। हाँ, लड़ा दो चाइनीज और पंजाबी को, पहली बार वैसे देखते पर मोमो सब खा जाएगा, पहले खाएगा नहीं खाएगा, हाँ मोमो जैसा लगेगा, पुल करेगा तो बढ़िया से खाने चिपा जाएगा, कौन, पंजाबी। हाँ, तो ये सब चीज को ध्यान देना। अब वहाँ क्या हुआ, युद्ध का मैदान हो गया शुरू, एकदम कहाँ पे, खानवा में, कहाँ हो गया, खानवा, समझ में आ रहा। खानवा में युद्ध का हो गया स्टार्ट 1527, किसके बीच में, बाबर और राणा सांगा के बीच में, ठीक है, राणा सांगा, बाबर और राणा सांगा के बीच में क्या होता है, 1527 में खानवा का युद्ध स्टार्ट होता है। अब जब 1527 में खानवा का युद्ध स्टार्ट होता है, किसके किसके बीच में, बाबर और हाँ राणा सांगा का समर्थन दे रहा था कौन, मेहदी राय, महमूद लोधी और आलम खान लोधी, ठीक है। जब बाबर अंतिम अपना अस्तित्व बचाने का लड़ाई लड़ रहा था कि अगर हम ये युद्ध हार गए तो मेरे पास रहने का कोई अस्थायी जगह नहीं है, ठीक है, तो मरता क्या नहीं करता, वो पूरा जोश जुनून के साथ लड़ा, और उसका सैनिक को, उसके सैनिक के अंदर में भी ये जोश भरा हुआ था, क्या चीज, कि तुम धर्म के लिए लड़ाई करो, समझ में आ रहा। अगर युद्ध के मैदान में तुम लोग मारे जाते हो तो क्या कहलाओगे, शहीद कहलाओगे, ठीक है, धर्म का रक्षा करने के दरमियान इनका क्या होता है, मृत्यु हो गया। अगर तुम कायर की तरफ वापस लौट के जाओगे, कहाँ पे, अगर तुम अफगान लौट के जाते हो तो तुमको कायर का श्रेणी दिया जाएगा, तो शहीद का उपाधि नहीं दिया जाएगा, समझ में आ रहा। बस पूरा जोश जुनून के साथ लौटता है। इधर राणा सांगा अलग घमंड में रहता है कि मेरे पास 25,000 सैनिक है, मेहदी राय अलग घमंड में रहता है कि मेरे पास 30,000 सैनिक है। अब महमूद लोधी पूरा बिहार झारखंड से तुम सेना को लेके जाता है, ये अलग घमंड में रहता है कि हम लिट्टी चोखा खा के आए हैं, कि ढोकला फाफड़ा को क्या बुला लेंगे, दौड़ा के मारे, है ना। जैसे बाबर दिल्ली में बैठा हुआ तो छोला कुलचा खा के बैठा होगा, है ना। बिहार का भोजन क्या होता है, लिट्टी चोखा। अब ढोकला कुलचा, जो कुलचा खाएगा, जो ढोकला खाएगा, वो टकराएगा लिट्टी चोखा वाला से। हाँ, बुद्धि के मामले में तेज होता है, इसलिए मोदी अभी शासन कर रहा है गुजराती ढोकला खा, है कि नहीं, ध्यान रखना। तो इस एरिया में लड़ाई छिड़ गया, चारों के बीच में बाबर पड़ जाएंगे। अब बाबर वास्तव में युद्ध हारता, अगर वो जिहाद का नारा नहीं देता तो, समझ में आया। उसके बाद जब लड़ना शुरू किया ना, तो दौड़ा को इन लोग को मारा, किसको, राणा सांगा को भी मारा, मेहदी राय को भी मारा, और आलम खान लोधी और महमूद लोधी को भी मारा, लेकिन सबको एक के साथ नहीं मारा। पहला जो खानवा का था ना, ये मेहदी राणा सांगा और बाबर के बीच में था। समर्थन दे रहा था मेहदी राय, समर्थन दे रहा था आलम खान लोधी, और समर्थन दे रहा था कौन, महमूद लोधी, समझ में आ रहा है। लेकिन डायरेक्ट फाइटिंग किसके बीच में हो रहा था, बाबर और राणा सांगा के बीच में। कब हुआ था, 1527। युद्ध कौन सा था, खानवा का, ठीक है। अब इस युद्ध में हार हो जाता है किसका, अब बाबर सोचा था कि जितना भी शरीर में कीड़ा है ना, जो आसपास कीड़ा है, सबको साफे कर देते हैं, तो झूठों बीच में फटकेगा बॉडी, समझ में आ रहा है। जैसे तुम्हारे शरीर पर यहाँ चींटी है, और पैर में भी चींटी है, तुम यहाँ का चींटी मार दो, अब पैर वाला को छोड़ दो, धीरे धीरे कतार पर चढ़बे ना करेगा। हाँ, कि बोला अब क्या करेंगे, मेहदी राय को भी मारेंगे, क्या करेंगे, मेहदी राय को भी मारेंगे। बस लगले 1528 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ का युद्ध हो गया, चंदेरी का युद्ध, बाबर और मेहदी राय के बीच में। कब होता है युद्ध, कौन सा युद्ध होता है, चंदेरी का युद्ध, ठीक है। बाबर और मेहदी राय के बीच में, देखो 26 में बाबर और इब्राहिम लोधी, 27 में बाबर और राणा सांगा, 28 में बाबर और मेहदी राय, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। पर मेहदी राय को भी 1528 का युद्ध में वो हरा देता, उस युद्ध का नाम है चंदेरी का युद्ध, समझ में आ रहा है। हाँ, ध्यान देना, 1528 में जब इसको हराता ना, अब बोलता है कि नहीं, अब हम इसको भी नहीं छोड़ेंगे, क्या करेंगे, इसको भी नहीं छोड़ेंगे। 1529 में लगता है दौड़ाने, ठीक है। उत्तर प्रदेश में तुम सुनता होगा नाम घाघरा नदी, सुना है, घाघरा नदी, है ना। राजस्थान से होके पहले उत्तर प्रदेश में करता था, नाम क्या है, घाघरा नदी। वही घाघरा नदी के तट पर युद्ध करता है, नाम क्या होता है,
घाघरा का युद्ध। समझ में आ रहा है क्या युद्ध होता है? घाघरा का युद्ध, ठीक है। घाघरा का युद्ध ये किसके बीच में होता है? महमूद लोदी और बाबर के बीच में, ठीक है। महमूद लोदी को जब चोटियाना शुरू करता है, दौड़ा मारना शुरू करता है ना, तो यहाँ से कुछ इसका जो शासक और सैनिक रहता है ना, वो बिहार का आरा बक्सर वाला एरिया में आकर छुप जाता है। क्या करता है? आरा बक्सर वाला एरिया में छुप जाता है। और जो बाबर है ना, बिहार का बक्सर से वापस लौट जाता है, पूरा अंदर इन नहीं करता, ठीक है। तो यहीं पे महमूद लोदी का ही वंशज तुमको कहते हैं बिहार में कुछ रह गया। समझ में आ रहा है? अब बढ़िया से शांति से देख लिया कि बाबर तो चोटिया रहा है, दौड़ा के मार रहा है, पागल हो गया, तो पागल कुत्ता की तरह दौड़ रहा है मार्केट में, मतलब जो दिख रहा है उसके खिलाफ सबको काट रहा है। तब ये लोग क्या हुआ? शांत हो गया। समझ में आ रहा है? कब? 1529 में जब घाघरा का युद्ध हो रहा था तब, ठीक है। कुछ सैनिक क्या हुआ? शांत हो गया। एकदम नहीं होता एकदम शांत, कोई युद्ध तुम नहीं होगा। जैसे कहे दंगा फसाद तुम लोग होता अपने नजर में देखता होता है ना, तो क्या होता है? जैसे भीड़ भाड़ रही है तो सब हाथ साफ कर लो, अचानक सब बाहर हो जाएगा, तुम्हें सीधा नहीं बोलेगा। यही तो जरूरत है। कौन था पता नहीं सर, हम भी देखे थे लास्ट सर पहले उधर से आया, मतलब तुम खुद युद्ध में भाग ले रहा था, लेकिन देखा गया पुलिस प्रशासन तुमको घेर दिया है, तो तुम आम आदमी बन जाएगा। समझ में आ रहा? ये भी चीज वही किया महमूद लोदी का कुछ वंश है। यहाँ पे पहले युद्ध में भाग लिया, लेकिन देखा कि बाबर में चोटिया के मार रहा है, चोटिया मारना समझता है, दौड़ा के मार रहा है। समझ में आ रहा है? दौड़ा के मार रहा है। तो ये लोग कुछ दिन के लिए क्या हुआ? शांत हो गए। समझ में आ रहा है? कौन शांत हो गया? महमूद लोदी का सब वंशज, ठीक है। अब समझना 1529 का युद्ध होता है किसमें? कहाँ पे? घाघरा नदी के तट पर। कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध। किसके बीच में? बाबर और महमूद लोदी के बीच में। 4 युद्ध तुमको दिखा दिए। 1526 पानीपत का युद्ध, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। दिल्ली का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध के मैदान में मारा गया था, उसका नाम क्या था? इब्राहिम लोदी। समझ में आया? कोई दिक्कत है? उसके बाद खानवा का युद्ध, बाबर और राणा सांगा के बीच में। विजय कौन होता है? बाबर। फिर 1528 चंदेरी का युद्ध, किसके बीच में? बाबर और मेहदी राय। 1529 घाघरा का युद्ध, किसके बीच में? बाबर और महमूद लोदी के बीच में। ये 4 युद्ध बहुत वीवीआई है। अब 1519 में वो पहला आक्रमण करता है, जिसको कि हम लोग बाजोर अभियान कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजोर। यहाँ लिख दिए। ये 5 जो अभियान है ना बाबर का भारत में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाजोर अभियान पहला अभियान था 1519 में। फिर पानीपत में युद्ध लड़ा 26, फिर खानवा में लड़ा 27, फिर चंदेरी में लड़ा 28, और फिर 1529 में घाघरा में लड़ा था। समझ में आ रहा है? ये उसका अंतिम युद्ध था। 1530 में उसका क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। किसका? बाबर का, ठीक है। उसका मृत्यु कब होता है? 1530 ईस्वी में बाबर का होता है मृत्यु, ठीक है। बाबर का बेटा का नाम क्या था? हुमायूं। अब यहाँ से गद्दी पर कौन बैठेगा? हुमायूं, ठीक है। हुमायूं के बारे में हम लोग अगला क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर ये बारे में जानना चाहते हो, ठीक है, इस युद्ध को कैसे करेंगे, तो एकदम आराम से ट्रिक के माध्यम से याद करना। क्या? पानी पिया, खाना खाया, चंदन लगाया, घाघरा पहना और मर गया। दोस्तों बोलो, पानी पिया, खाना खाया, चंदन लगाया, घाघरा पहना और मर गया। समझ में आ रहा? 26 से लेकर 30 का स्टोरी खत्म। एकदम कई को दिक्कत है? सीरीज में लड़ाई हुआ है। सीरीज में सबसे पहले राणा सांगा, फिर मेहदी राय, फिर महमूद लोदी। इब्राहिम लोदी के बाद का बात करना है, ठीक है। स्टार्टिंग अगर 26 में बात करते हैं तो पहले इब्राहिम लोदी, फिर कौन आता है? राणा सांगा, फिर मेहदी राय, फिर महमूद लोदी, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या देखते हैं हम लोग? बाबर ने क्या है? बाबर ने सबसे पहले पानी पिया, खाना खाया, चंदन लगाया, घाघरा पहना और मर गया। 26, 27, 28, 29 एकदम डेकोरेट करके नाम चला रहे हैं, ठीक है। एकदम आराम से देखो। पानी पिया 26, खाना खाया 27, चंदन लगाया 28, घाघरा पहना 29, 30 में मर गया। कहीं दिक्कत है? इतना अच्छा शासक था, आया, पैदा हुआ, लड़ाई किया, युद्ध किया, अंतिम में युद्ध करते करते ही निपट गया। समझ में आया? ऐसा नहीं कि युद्ध में मारा गया, ये बीमारी से मर गया। समझ में आया? कोई दिक्कत है? बाबर अपना जिंदगी में देखो 14 फरवरी 1483 को इसका जन्म होता है। एक बार हम रिकॉल करते हैं, क्विक रिकॉल, ठीक है, मेरे साथ बोलना सब। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। क्या था? मुगल वंश का संस्थापक। इसका स्थापना कब कर जाई? 1526 ईस्वी में। समझ में आ रहा है? 1526 ईस्वी में बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। उसका जन्म जो है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में होता है, वर्तमान उज्बेकिस्तान में। कहाँ है? वर्तमान उज्बेकिस्तान। लेकिन तुमको एग्जाम उज्बेकिस्तान में देके अफगान देगा। क्यों? क्योंकि इसका जितना भी कार्य क्रियाकलाप था, युद्ध वगैरह था, वो सारा अफगानिस्तान में ही हुआ। समझ में आ रहा है? इसलिए समझो, जन्म 14 फरवरी 1483, फरगना उज्बेकिस्तान। समझ में आ रहा है? उमर शेख मिर्जा उसके पिता का नाम। समझ में आ रहा है?
कुदलुग निगार खान उसकी माता जी का नाम, ठीक है। दादी का नाम एहसान दौलत बेग, और दादी के मदद पे ही वो महज 12 साल का उम्र में कहाँ बैठ गया, गद्दी पर बैठ गया। हालांकि कहीं कहीं तुमको 11 साल देगा, कैसे पता है? 1483 प्लस 11 इज इक्वल टू 1494 होता है ना, 94 में गद्दी पर बैठा है, 11 प्लस करते हैं। लेकिन होता क्या है एक्चुअली में, ये 12 साल, क्या होता है 12, क्योंकि फरवरी में जन्म हुआ था, फरवरी में हुआ था, तो 83 एक साल नहीं काउंटिंग होगा, तो ये महीना कम हो रहा है 83 में, तो 2 महीना बेसिक नहीं लगाया हुआ बैठने गद्दी पर, 14 जनवरी में बैठ गया, 1 जनवरी को नहीं ना बैठा है। तो इसे समझना 12 साल उसका होता है, क्या होता है देखो, 83 एक होगा ना, तो 83 से अगर एक काउंटिंग करोगे, 1 प्लस 11 12 साल नहीं होता है, काउंटिंग कर लेना। 12 साल का उम्र में क्या होता है, वो गद्दी पर बैठता है, किसकी मदद से? एहसान दौलत बेग दादी की मदद से। ये एग्जाम में खड़े खड़े सवाल पूछेगा, समझ में आ रहा है कि बाबर किसकी मदद से फरगना की गद्दी पर बैठा, तो क्या नाम है दादी का? एहसान दौलत बेग। समझ जाना, एहसान दौलत बेग का ही एहसान था किसके ऊपर? बाबर के ऊपर। मैंने एहसान कर दी कि तुमको फरगना का गद्दी पर बैठना है, ठीक है। अब आते हैं गद्दी पर बैठा, पहला अभियान कहाँ किया था वो? समरकंद, अफगानिस्तान का एक जगह है समरकंद, उसका पहला अभियान होता है। समरकंद के बाद अभियान करता है काबुल, काबुल के बाद अभियान करता है गजनी, गजनी के बाद अभियान करता है बाजोर, क्या करता है? बाजोर, ठीक है। अब बाजोर के बाद अभियान कहाँ करता है तुम्हारा? पानीपत, ठीक है। और यही पानीपत में आता है, और जीतने के बाद ये मुगल वंश का स्थापना भारत में कर देता है, ठीक है। हाँ, बाजोर अफगानिस्तान का एरिया, सॉरी पाकिस्तान, पंजाब का एरिया से ऊपर वाला पार्ट में पड़ेगा बाजोर, ठीक है। हाँ, पहले पाकिस्तान का किसका पार्ट? भारत का ही पार्ट था, अफगानिस्तान भी भारत का ही पार्ट था, समझ में आ रहा है ना। 1897 1947 का जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आया उधर अफगानिस्तान अलग हो गया, और 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया। बर्मा जिसके बारे में पढ़ते 1935 में अलग हुआ, भारत का ही पार्ट है कि नहीं? हाँ, तो ये सब पार्ट भारत का ही था। तो बाजोर जब हम कहते हैं तो भारत का ही अभियान होता है, हालांकि ये भी वर्तमान भारत में नहीं है, ठीक है, समझ रहा है। लेकिन उस समय वो पाकिस्तान का लोग के समय पड़ता था, तो पाकिस्तान प्यूरी इंडिया का ही पार्ट था। 1947 में अलग हुआ। हम डिस्कस कब कर रहे हैं? 1519 ईस्वी का। यहाँ पे कब हुआ था? 1519। तो पाकिस्तान तो भारत का ही हिस्सा था ना, ठीक है। तो भारत का वो 5 अभियान, कितना अभियान? 5। पहला बाजोर, दूसरा पानीपत, तीसरा खानवा, चौथा चंदेरी, 5वां घाघरा, और छठा नंबर ये। कोई दिक्कत है? तो ये बाबर का तुम्हारा ब्रीफ स्टोरी था, इसी से तुम्हारा सवाल बनता है, इससे ज्यादा सवाल नहीं बनेगा। हाँ, हुमायूं के बारे में कल पढ़ेंगे, काबुल, कामरान, हेरात, मकरान, ये सब पढ़ाएंगे तुमको। पहले कल स्टार्ट करेंगे हुमायूं, तब, ठीक है। अभी बाबर के लिए